जोहार झारखंड साथियों, कैरियर फाउंडेशन में आपका स्वागत है। आप सभी जानते हैं कि हम मध्यकालीन भारत का इतिहास पढ़ा रहे थे और इस दौरान कई शासकों को कई लेक्चरों के माध्यम से कार्यकाल संपूर्ण कर चुके थे। आज हम एक ऐसे शासक के बारे में जानेंगे जो अपने आप को द्वितीय सिकंदर समझता था। आज हम एक ऐसे शासक के बारे में बात करेंगे जिसके शासन काल में विश्व का प्रसिद्ध हीरा कोहिनूर हीरा मिला था। आज एक ऐसे शासक के बारे में बात करेंगे जो अपने आप को पैगंबर से भी ज्यादा बड़ा समझता था और एक नए धर्म चलाने की बात करता था। हाँ, आज उस शासक का नाम बताते हैं। आप सभी जान गए होंगे, अलाउद्दीन खिलजी। लेकिन इससे पहले आपको एक आवश्यक सूचना देते हैं कि अगर कोई विद्यार्थी हमारे ऑनलाइन क्लासेस से जुड़ना चाहते हैं तो 7070802808 पर कॉल करके व्हाट्सएप SMS करके जानकारी प्राप्त कीजिए। यहां पर आपको जेपीएससी और JSSC CGL की संपूर्ण तैयारी कराई जा रही है। मैं आपको फिर से ये नंबर या आप वेबसाइट है, आप देख रहे हैं www.careerfoundation.organize.in, इससे भी आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और हमारे डिस्क्रिप्शन लिंक में भी जानकारियां दी गई है। आपका इच्छा, आप कहां से जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं कर सकते हैं, आप स्वतंत्र हैं। तो अभी हम बात कर रहे थे एक बहुत ही महान विभूति, सल्तनत काल की महान शक्तिशाली शासक जो पढ़ा लिखा नहीं था, उसका नाम गुरशास्प था। अब कंफ्यूजन हो गए होंगे कि आज तक हमने दिल्ली सल्तनत की इतने शासकों के बारे में पढ़ा पर गुरशास्प नाम का शासक कहीं नहीं मिला। निश्चित रूप से नहीं मिला होगा। अलाउद्दीन खिलजी का नाम जानते ही होंगे। अलाउद्दीन खिलजी का बचपन का नाम ही गुरशास्प था और जैसा कि सभी आप जानते हैं, अलाउद्दीन खिलजी वंश का द्वितीय शक्तिशाली महत्वपूर्ण शासक था और जिन्होंने खिलजी डायनेस्टी की स्थापना की, उसी की हत्या करके ये राजगद्दी को प्राप्त किया। और तो और आपको सुनकर के बड़ा आश्चर्य होगा कि अलाउद्दीन खिलजी अपने ससुर कहें या चाचा या जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की बात करें, अलाउद्दीन खिलजी उसका भतीजा और दामाद दोनों था। अपने ससुर की हत्या करके ये दिल्ली की राजगद्दी को प्राप्त किया था। लेकिन बड़ा समस्या था। समस्या ये था कि जब अलाउद्दीन खिलजी जलालुद्दीन खिलजी की हत्या किया, कैसे हत्या किया था मैं आपको पिछले क्लास में बताया था। मैं फिर से थोड़ा सा बताता हूं कि जब सुल्तान के बिना पूछे रामचंद्र देव पर आक्रमण कर दिया। आपके दिमाग में आता होगा रामचंद्र देव कहां का शासक था? देवगिरी दक्षिण में पड़ता है। दक्षिण भारत का एक प्रांत देवगिरी बहुत शक्तिशाली था और वहां पर आक्रमण करके इन्होंने वहां से काफी धन लूटा। जब सुल्तान इससे ये जवाब मांगा तो सुल्तान को एक शब्दों में क्षमा मांग लिया। सुल्तान इसे क्षमा कर दिया था और सारी धन सौंपने की भी बात कही। इस उद्देश्य से उन्होंने मणिकपुर में सुल्तान के स्वागत के लिए व्यवस्था किया। वहीं पर सारी धन उसे सौंपने की बात हुई थी। सुल्तान को जो मंत्रणा करने वाले होते थे, मंत्री वजीर होते थे, मना किए थे पर जलालुद्दीन नहीं माना था क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी पर काफी विश्वास रखता था। और फिर वो मणिकपुर के लिए निकला। मणिकपुर के लिए जब ये निकला तो वहीं पर जब अलाउद्दीन खिलजी और जलालुद्दीन खिलजी एक दूसरे से मिलने गए, उसकी हत्या कर दी और दिल्ली की राजगद्दी खाली हो गई। जब इस बात की पता राजधानी में चली तो जनता अलाउद्दीन खिलजी से काफी घृणा करने लगे थे कि इन्होंने
ये एक हत्यारा है और हम हत्यारा को कभी भी सुल्तान स्वीकार नहीं कर सकते। अलाउद्दीन खिलजी के पास ये बहुत बड़ी समस्या थी। अलाउद्दीन खिलजी ने बलबन के लाल महल में जाकर के अपना राज्याभिषेक करवाया और राज्याभिषेक करवाने के बाद जो देवगिरी के अभियान में इसे धन मिला था वो धन जनता में दिल खोल करके लुटा दिया। इस दान से जनता उससे जो घृणा करते थे वो सारी घृणाएं भूल गई और उसे सुल्तान स्वीकार कर लिया। इसके अलावा भी अलाउद्दीन खिलजी के पास बहुत सारी समस्या थी। समस्या ये थी कि तुर्क अमीर इसे सुल्तान मानने को तैयार नहीं था। प्रांतपति लोग जो थे वो समय समय पर विद्रोह कर रहे थे। आर्थिक स्थिति इसकी ठीक नहीं थी। मंगोलों का लगातार आक्रमण भारत पर बना हुआ था। फिर भी अलाउद्दीन खिलजी इन सारी समस्याओं को देख करके अपना धैर्य नहीं खोया। ये महत्वाकांक्षी व्यक्ति था, धैर्यवान था। ये सोचता था कि मेरे पास जो वीर योद्धा है उसकी सहायता से हम इन सारी समस्याओं को स्पष्ट रूप से निपटारा कर सकते। अलाउद्दीन खिलजी जब अपने आप को द्वितीय सिकंदर मानने लगा और अपनी सिक्का पर सिकंदर द्वितीय खुदवा दिया तो इसके जो मंत्रीगण थे वो अपनी विचार इसके पास रखने लगे। उसमें से एक मंत्रीगण इसका व्यक्तिगत मित्र था अलाउल मुल्क। अलाउल मुल्क हर अभियान, हर घटना, हर नीति, हर नियम में व्यक्तिगत सजेशन दिया करता था। तो अलाउल मुल्क ने अलाउद्दीन खिलजी से कहा कि सिकंदर द्वितीय की तरह आपके यहां परिस्थिति और स्थिति ठीक नहीं है। पहली बात यह कि सिकंदर के पास एक योग्य वजीर अरस्तु था और वैसा योग्य वजीर आपके पास नहीं है। दूसरी बात इन्होंने सिकंदर के बारे में ही समझाया। कहा कि अभी आपको भारत की बहुत ऐसे प्रांत है जिसे जीतना बाकी है। पूरे दुनिया को तो जीतना छोड़ दें। अलाउद्दीन खिलजी ने उसकी बातों से सहमत हो गया और अपनी भारत के जो विभिन्न प्रांत स्वतंत्र हो चुके थे, बलबन के मृत्यु के बाद जो साम्राज्य में स्थिति फैली थी उस स्थिति को सुधारने के लिए निर्णय लिया। जब इन्होंने नए धर्म चलाने की बात कही थी तो उलाउल मुल्क ने इसे कहा कि धर्म चलाना पैगंबरों की काम है और सुल्तान का राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था को लागू करना, सुदृढ़ करना, साम्राज्य विस्तार करने का काम है। अलाउद्दीन खिलजी ने स्पष्ट रूप से कहा कि जिस प्रकार से सुल्तान के पास पैगंबर के पास 4 वीर योद्धा थे उसी प्रकार हमारे पास भी आज 4 वीर योद्धा है। और वो 4 वीर योद्धा आपको हम बता देते हैं। एक था उल्गू खां, दूसरा अल्प खां, तीसरा नुसरत खां और चौथा जो था वो था जफर खां। इन्हीं 4 वीर योद्धाओं के बल पर अलाउद्दीन खिलजी कहता था कि मैं पूरे दुनिया को जीत लूंगा, मैं नए धर्म को भी चला सकता हूं। तब उलाउल मुल्क ने इसे कहा कि पहले अब भारत को जीतिए। जब आप अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल को देखेंगे, शासनकाल इसका लगभग 20 वर्षों तक रहा।
ये 1296 में सुल्तान की हत्या कर दी जलालुद्दीन फिरोज की और राजगद्दी पर बैठा और 1316 ईस्वी तक ये दिल्ली की राजगद्दी पर रहा। ये 20 वर्षों में आप इसके 20 वर्षों के कार्यकाल को देखेंगे तो आपको दो विशेषता मुख्य रूप से आपको दिखाई देगी। पहली विशेषता आपको दिखाई जो देगी वो है प्रशासनिक सुधार, और दूसरी विशेषता अगर हम देखें तो वो है साम्राज्य विस्तार। आज जो इस वीडियो में इस लेक्चर क्लास में बात करेंगे वो अलाउद्दीन खिलजी के साम्राज्य विस्तार के बारे में बात करेंगे। बड़ा रोचक रोचक घटनाएं हैं। आप हाल फिलहाल में कुछ दिन पहले एक मूवी आई थी रानी पद्मावती, वो उस चीज को लेकर काफी दिनों तक विवादित रहा था। आज उसके बारे में भी हम बात करेंगे कि रानी पद्मावती मूवी तो देखे, उसकी कहानी के बारे में बात करेंगे कि कैसे चित्तौड़ की रानी के ऊपर मूवी बनाया गया। पहली दूसरी बात, मैंने बात कर रहा था कि अलाउद्दीन शासन के काल में ही वो कोहिनूर हीरा मिला। वो कोहिनूर हीरा कहाँ से मिला था, मैं आपको इसी क्लास में आज डिस्कशन करेंगे और इसकी संपूर्ण साम्राज्य विस्तार के बारे में बात करेंगे। अब बातें आती है कि जब ये सुल्तान बना, हम लोग पढ़ रहे हैं साम्राज्य विस्तार। अलाउद्दीन खिलजी का पहली विशेषता हम लोग पढ़ रहे हैं साम्राज्य विस्तार। दूसरी विशेषता हम अगले लेक्चर के माध्यम से संपूर्ण करेंगे। तो साम्राज्य विस्तार में इसके पास सबसे पहला अरोड़ा बन रहा था। इसकी साम्राज्य को सुदृढ़ रूप से चलाने के लिए जो सबसे पहली समस्याएं उत्पन्न कर रही थी वो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का पुत्र था, अरकली खां और कद्र खां। ये मुल्तान का गवर्नर थे। तो अलाउद्दीन खिलजी के पास शासक बनते ही मुल्तान पर आक्रमण करना सबसे इंपॉर्टेंट हो गया, क्योंकि जब तक ये जलालुद्दीन फिरोज की सगे संबंधी पुत्र को खत्म नहीं करते तो इसकी सत्ता कभी भी हस्तांतरित हो सकती थी। इन्होंने उल्गू खां को मुल्तान अभियान के लिए भेजा और उल्गू खां एक सैनिक टुकड़ी लेकर के मुल्तान के अभियान पर निकला और निकलने के बाद मुल्तान को जीत लिया। यहाँ का शासक अरकली खां, प्रांतपति अरकली खां, और अरकली खां अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए अपने सहयोगियों, अपने भाइयों को मुल्तान में ही बुला लिया था। तो उल्गू खां ने जब मुल्तान पर आक्रमण किया तो अरकली खां के साथ साथ कद्र खां भी पकड़ा गया और इसके साथ इसके सहयोगियों को भी बंदी बना करके सुल्तान के यहां उपस्थित कर दिया गया। आप समझिए, जब सुल्तान के यहां उपस्थित किया गया तो इन दोनों को कैद गिरह में रखा गया और कुछ दिन के बाद इसे हत्या कर दी गई। मुल्तान की विजयी तो इसकी हो गई और मुल्तान की जो समस्या उत्पन्न करने वाले लोग थे उसकी सफाया। दूसरा अभियान जो आता है वो है गुजरात की अभियान। देखिए, गुजरात का अभियान 1299 ईस्वी में किया। अलाउद्दीन स्वयं नहीं किया। अलाउद्दीन ने उल्गू खां और नुसरत खां संयुक्त सेना भेजा गुजरात पर। ये संयुक्त सेना गुजरात अभियान के लिए निकली। गुजरात में शासक था रायकरण बघेल। रायकरण बघेल गुजरात के शासक था और
गुजरात पर आक्रमण करने का एक दो उद्देश्य और थे, आप उसको भी समझ लीजिए। क्योंकि अलाउद्दीन को जो राजसत्ता मिली थी उस समय इसकी आर्थिक कोष खाली थी और उस आर्थिक कोष के परिपूर्ण करने में गुजरात बहुत बड़ा रोल था। यहां पर धन संपत्ति बहुत ज्यादा थी, इसलिए इस पर अधिकार करना खिलजी के लिए बहुत जरूरत हो गया। दूसरी बात, गुजरात बंदरगाह से घोड़ों का व्यापार होता था और उसके साथ विदेशों के साथ भी व्यापार हुआ करता था। तो विदेशों से व्यापार करना, घोड़ों को अपने सैनिकों में शामिल करना, खरीदने लाने के लिए गुजरात बंदरगाह बहुत इंपॉर्टेंट था। ये भी इस उद्देश्य को लेकर के भी अलाउद्दीन खिलजी ने गुजरात पर आक्रमण करने का निर्णय किया। तो जब उल्गू खां और नुसरत खां रायकरण बघेल पर आक्रमण किया, रायकरण बघेल पराजित हो गया और पराजित होकर के रायकरण बघेल अपनी पुत्री के साथ देवल देवी के साथ ये देवगिरी भाग गया। देवगिरी आपको याद हो जाएगा, देवल देवी से देवगिरी। रायकरण बघेल कहां भाग गया था? देवगिरी। देवगिरी का शासक उस समय राजा रामचंद्र देव था। राजा रामचंद्र देव ने गुजरात के शासक रायकरण बघेल को शरण दिया, लेकिन रायकरण बघेल की पत्नी जो थी कमला रानी पकड़ी गई और इसे बंदी बना करके सुल्तान के पास उपस्थित किया गया। सुल्तान ने कमला रानी की सुंदरता को देख करके उससे विवाह रचा लिया। देखिए, अलाउद्दीन खिलजी ऐसा महत्वाकांक्षी व्यक्ति था कि वो चाहता था कि हमारे साम्राज्य के अंदर जितने सुंदर स्त्रियां हैं वो हमारे हरम में रहे। पद्मावती का भी कहानी कुछ इसी प्रकार से था। तो कमला रानी को इन्होंने उससे विवाह करके अपनी रानी बना लिया और गुजरात के अभियान में काफी धन हाथ लगा। इससे सुल्तान के राजकोष में वृद्धि होने लगी। गुजरात से जाते हुए दिल्ली से गुजरात पहुंचा। फिर जब वो वापस जा रहा था, देखिए मैं आपको कुछ इधर की बातें बताता हूं। ये वाला गुजरात है, यहां वाला राजस्थान है, यहां दिल्ली है। तो इसी रास्ता से होकर के आया था और गुजरात में आक्रमण किया। ये गुजरात से देवगिरी भाग गया था, दक्षिण भारत में है। और उसके बाद जब ये वापस जा रहा था, नुसरत खां और उल्गू खां, तो इन्होंने जैसलमेर पर भी आक्रमण किया। जैसलमेर राजस्थान में पड़ता है, राजपूताना क्षेत्र है और जैसलमेर का राजा उस समय दुदा था। दुदा को बड़ा आसानी से पराजित किया। दुदा ने इसकी अधीनता को स्वीकार कर लिया और ये दोनों वापस चले गए दिल्ली। जैसलमेर और गुजरात के अभियान करने के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने अपना अगला अभियान रणथंभौर पर साधा। रणथंभौर पर अभियान करने का, सैनिक अभियान करने का जो कारण था वो तो गुजरात अभियान में ही तय हो गया था। मैं बताता हूं कि कैसे तय हो गया था। एक एक बात को आप अच्छा से समझेंगे, एक एक अभियान को आप अच्छा से समझेंगे, क्योंकि आपको अभियान में शासक के बारे में पूछ सकता है और हर शासक के बारे में हम कहानी के माध्यम से बताने का प्रयास करेंगे। उसके बाद
जब ये रणथंभौर के आक्रमण के लिए बढ़ा 1300 से लेकर के 1301 ईस्वी के आसपास इन्होंने रणथंभौर के आक्रमण, यहां पर सबसे पहले ये नुसरत खां को भेजा। इस बार अल्प खां को नहीं भेजा, सॉरी, उल्गू खां को इसके साथ नहीं भेजा था। रणथंभौर आक्रमण के लिए नुसरत खां को भेजा। उस समय रणथंभौर का शासक हम्पी देव राय था। याद होगा, रणथंभौर का शासक हम्पी देव राय था। इस पर आक्रमण करने का मेन रीजन यह था कि जब गुजरात का अभियान किया तो इसके सैनिक, जो कुछ ऐसे सैनिक थे कि गुजरात के लूट में जो धन मिला था वो आपस में बांटे, और बांट करके वो दिल्ली नहीं जाकर के चला गया था रणथंभौर। और रणथंभौर जाने के बाद जब सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी को इस बात का पता लगा कि कुछ धन सैनिकों ने बांट करके रणथंभौर फरार कर लिया है, तब अलाउद्दीन खिलजी ने हम्पी देव राय को कहा कि जो जो सैनिक आपके राज्य क्षेत्र में गए हैं, प्रांत क्षेत्र में गए हैं, उन सैनिकों को आप पकड़ करके हमें सौंप। और वो सैनिक कोई और नहीं बल्कि ईरानी था, ईरानी लोग ही थे जो अलाउद्दीन खिलजी के सैनिकों में शामिल थे। हम्पी देव राय ने इस बात को बड़ा आसानी से टाल दिया और बोला, मुझे कोई मतलब नहीं कि हम इन सैनिकों को पकड़ करके आपको दे। अलाउद्दीन खिलजी को गुस्सा आ गया। अलाउद्दीन खिलजी नुसरत खां के नेतृत्व में रणथंभौर के आक्रमण के लिए भेजा। तो नुसरत खां बेचारा हम्पी देव राय से युद्ध करते करते मारा गया। एक योद्धा इसका समाप्त हो गया। एक बात आपको हम बताना भूल गए गुजरात के अभियान में, कि जब गुजरात के अभियान में किया और जब वहां पर विजयी हुआ तो वहीं से गुजरात से ही खंभात में रहता था मलिक कफूर। यही एक हिजड़ा था। मलिक कफूर एक हिजड़ा था और गुजरात अभियान में नुसरत खां अल्प खां इसे पकड़ करके सुल्तान के यहां उपस्थित किया और इसकी योग्यता देख करके सुल्तान ने इसे सैनिक में भर्ती किया और अपनी वीरता शूरवीरता के चलते ये सैनिक ही नहीं बल्कि सेनाओं का नेतृत्व करने लगा था। मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से मलिक काफूर को अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण भारत के अभियान सौंपा था। दक्षिण भारत में अगर युद्ध करने का कोई काम किया था तो वो मलिक कफूर था। आपको समझ में आ गया होगा कहां पे मिला था इसे? गुजरात अभियान में मिला था। तो हम बात कर रहे थे रणथंभौर की। हम्पी देव राय ने स्पष्ट रूप से इनकार किया था तो नुसरत खां के नेतृत्व में सेना आई, नुसरत खां पराजित हुआ और नुसरत खां मारा गया। अलाउद्दीन खिलजी को इससे गुस्सा आ गया, बोला मेरा एक वीर योद्धा मारा गया है। अलाउद्दीन खिलजी शाही सैनिकों को लेकर के फौरन रणथंभौर पर आक्रमण करने निकला और इस युद्ध में हम्पी देव राय को पराजित कर दिया। हम्पी देव राय को पराजित करने के बाद जब युद्ध में हम्पी देव राय मारा गया, जब हम्पी देव राय मारा गया तो अलाउद्दीन खिलजी ने हम्पी देव राय के किले में प्रवेश करना चाहा। इस बात की खबर उस किले में रह रही रानियों को हो चुका था और रानियों ने अलाउद्दीन खिलजी के पहुंचने से पहले जौहर व्रत कर लिया। जौहर व्रत
आत्मदा अग्नि में धधकती अग्नि में कूद जाना ही जौहर व्रत कहलाता है। इस जौहर व्रत को उल्लेख करने वाला अमीर खुसरो था, क्योंकि अमीर खुसरो उस समय रणथंभौर में ही रह रहा था और हमी देव राय के यहां ही दरबारी कवि था। ये पहला ऐसा राइटर हुआ कि जौहर प्रथा को अपने आंखों से देखकर अपने किताबों में लिखा। इस प्रकार से रणथंभौर भी अलाउद्दीन खिलजी के शासन क्षेत्र में आ गया। अब रणथंभौर के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने अगला अभियान चित्तौड़ के लिए तैयार किया। चित्तौड़ का अभियान देखिए, चित्तौड़ के अभियान से ही रानी पद्मावत की कहानी जुड़ा। चित्तौड़ का अभियान इन्होंने 1303 ईस्वी में किया था। मैं इसके बारे में बताता हूं। उस समय चित्तौड़ का राजा राणा रतन सिंह था। ये काफी प्रतापी शासक था। इसके बारे में बहुत सारी बातें कहावत में चली कि रानी पद्मिनी के चलते अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया। कुछ लोगों को कहना है कि नहीं, चित्तौड़ एक ऐसा सामरिक स्थान था जिसे जीतना खिलजियों के लिए बहुत जरूरी था। राणा रतन सिंह की पत्नी पद्मिनी, जिसके ऊपर मूवी आया है पद्मावत, हम इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं, आप सुनिएगा। हुआ क्या कि राणा रतन सिंह के यहाँ एक बहुत ही सुप्रसिद्ध संगीतकार रहा करता था। उस संगीतकार का नाम था राघव चेतन। राघव चेतन। राघव चेतन जो था, कहा जाता है इसके बारे में मोहम्मद मलिक जैसी जो है पद्मावत किताब लिखा, वो भी कहता है कि ये कुछ जादूगर मैजिशियन टाइप का काम जानता था और ये राज्य दरबार में उलझाने का काम करता था। खैर जो भी कहानी रही हो, राणा रतन सिंह ने राघव चेतन के व्यवहार को देख करके इसे अपने राज्य दरबार से अपमानित करके निकाल दिया। राघव चेतन उस स्थान पे पहुंचा जहां अलाउद्दीन खिलजी शिकार करने सप्ताह में एक आध बार तो चला ही जाता था। एक दिन कुछ ऐसी ही घटना घटी कि राघव चेतन बांसुरी बजा रहा था मधुर स्वर में। इस बांसुरी की स्वर अलाउद्दीन खिलजी के कानों तक गूंजी। उस जंगल में ये शिकार कर रहा था। राघव चेतन चित्तौड़ को विनाश करने की कसम खाई थी। जिस प्रकार चाणक्य ने महापद्मनंद की शासन व्यवस्था को, घनानंद की शासन व्यवस्था को, नंद वंश की शासन व्यवस्था को इस धरती से खत्म करने की शपथ ली थी, उसी प्रकार राघव चेतन भी चित्तौड़ की ध्वस्त करने की शपथ ली थी। जब ये इसकी बांसुरी की आवाज राणा रतन सिंह के कानों में गूंजी तो अलाउद्दीन खिलजी के कानों में गूंजी तो अलाउद्दीन खिलजी ने आदेश दिया कि ये बांसुरी बजाने वाला व्यक्ति कौन है, उसे पकड़कर लाया जाए। राघव चेतन को राज दरबार में ले गया। अब राघव चेतन ने बोला कि महाराज, हमारे जैसा साधारण
बांसुरी वादक की क्या जरूरत है, आपके यहाँ तो एक से एक संगीतकार हैं। राघव चेतन ने उसे पहेलियों में बुझाने का काम किया। अलाउद्दीन खिलजी ने कहा कि आप मुझे साफ साफ बताने का कोशिश करें। बोला महाराज, इससे पहले मैं चित्तौड़ के राज दरबार में संगीतकार था और चित्तौड़ की रानी पद्मिनी काफी सुंदर है, जिसे आप एक बार देख लेंगे तो आप भी मनमोहित हो जाएंगे। सारी कहानी राघव चेतन से अलाउद्दीन खिलजी ने सुना। रानी पद्मिनी सिंहल देश की राजकुमारी थी। उसके पिता गंधर्व सेन सिंहल देश का प्रांतपति था। तो जब अलाउद्दीन खिलजी ने राघव चेतन से यह कहानी सुनी, तब अलाउद्दीन खिलजी ने राणा रतन सिंह के पास प्रस्ताव भेजा। एक अभियान किया और चित्तौड़ की महल को घेर लिया। घेरने के बाद राणा रतन सिंह के पास एक प्रस्ताव भेजा। बोला मैं रानी पद्मिनी को देखना चाहता हूं। और जब रानी, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी ये भी बात कह दिया कि मैं रानी पद्मिनी को अपनी बहन समान मानती, इसलिए मैं उसे देखना चाहती। राणा रतन सिंह ने इसकी बातों पर विश्वास नहीं कर रहा था, लेकिन अपनी चित्तौड़ को बचाने हेतु, अपनी जनता की रक्षा हेतु इन्होंने रानी पद्मिनी से मिलाने का वचन दिया, लेकिन एक शर्त रखा। बोला मैं आपको एक मिरर के माध्यम से रानी पद्मिनी को दिखाऊंगा। अलाउद्दीन खिलजी तैयार हो गया और रानी पद्मिनी को उसी मिरर के माध्यम से अलाउद्दीन खिलजी को दिखाया गया। वास्तव में कहा जाता है मलिक मोहम्मद जैसी ने ये लिख, जिस प्रकार से रानी पद्मिनी को वर्णन किया, उसकी सुंदरता की वर्णन किया है, उसी के माध्यम से अनुमान लगाया जा सकता है कि अलाउद्दीन खिलजी उसे देख करके मन मोहित हो गया और उसके अंदर काम वासना की भावना जग उठी। वो सोचने लगा कि काश ये रानी पद्मिनी मेरी हरम में रहती, रानियों की हरम में रहती। अलाउद्दीन खिलजी और राणा रतन सिंह महल से बाहर निकल रहे थे। उसी समय अलाउद्दीन खिलजी के कुछ सेनापतियों ने धोखे से राणा रतन सिंह को गिरफ्तार करके लेकर चला गया और वो राणा रतन सिंह के पास दो चौहान राजपूत वीर सेनापति बादल और दूसरा गोरा, कहते हैं ना कि जान जाए पर जाए वचन ना जाए, ये राजपूतों का बड़ा जबरदस्त स्टेटमेंट था। बादल और गोरा उस समय चित्तौड़ के किले की रक्षा कर रहा था। अलाउद्दीन खिलजी ने जब राणा रतन सिंह को कैद करके ले गया तो राणा रतन सिंह को छोड़ने का एक प्रस्ताव रखा कि आप मुझे रानी पद्मिनी को सौंप दे, हम आपको राणा रतन सिंह को सौंप देंगे। बादल और गोरा ने बड़ा चालाकी से काम लिया। बादल और गोरा तुरंत 150 पालकियां सजवाई और चित्तौड़ से कुछ दूर पर जहां अलाउद्दीन खिलजी का डेरा था, वहां पर ये 150 पालकियों में सैनिकों के हथियार सारी सामान भर करके लेकर के पहुंचा राणा रतन सिंह को छुड़ाने बादल और गोरा। अलाउद्दीन खिलजी खुश हो गया कि वाह, सचमुच में रानी पद्मिनी को हमारे यहाँ सौंपने आ रहा। और राणा रतन सिंह इसे देख करके अपने आप को बहुत अपमानित महसूस करने लगा कि आज बादल और गोरा ने क्या काम कर दिया, रानी पद्मिनी को क्यों इसके पास ले आया। जब अलाउद्दीन खिलजी ने पालकियों को खोल करके देखा तो केवल उसमें सैनिक और सैनिक हथियार भरे हुए थे।
इसी झड़प में राणा रतन सिंह को बादल बचा करके निकल पड़ा। गोरा लड़ता हुआ बेचारा चित्तौड़ के युद्ध अभियान में शहीद हो गया। अब जब राणा रतन सिंह बादल की सहायता से ये अपने महल किले की ओर बढ़ रहा था, तब तक अलाउद्दीन खिलजी ने बड़े चालाकी से अपने सैनिक के टुकड़ों को चित्तौड़ की महल को घेरने का आदेश दे दिया और राणा रतन सिंह और बादल के पहुंचने से पहले चित्तौड़ के किले को अलाउद्दीन खिलजी के सैनिकों ने घेर लिया। और घेरने के बाद जब इस बात की पता चला कि राणा रतन सिंह साथ साथ बादल और गोरा भी मारा जा चुका है, तो रानी पद्मिनी ने महलों की रानियों के साथ जौहर व्रत अपना लिया। यही था पद्मावती की कहानी में। रानी पद्मिनी ने अपने महल की रानियों के साथ जौहर व्रत अपना ली और जब अलाउद्दीन खिलजी अंदर पहुंचा तो फूट फूट करके रोया। उसके बाद राणा रतन सिंह और बादल जैसे चित्तौड़ पहुंचे, देखे कि सारी रानियां जौहर व्रत अपना चुकी है। राणा रतन सिंह भी एक वीर योद्धा की तरह युद्ध करते हुए मारा गया। आपको चित्तौड़ अभियान की पूरी कहानी समझ में आ गया होगा। उसके बाद इन्होंने कई छोटे छोटे और राजस्थान के राजपूताना राज्यों को जीतने का काम किया, लेकिन चित्तौड़ का अभियान बहुत जबरदस्त अभियान था इसके लिए और काफी इतिहास में प्रसिद्ध रहा है। उसके बाद आता है वारंगल। वारंगल का शासक रुद्र प्रताप देव द्वितीय था। कोहिनूर हीरे की बात करते हैं हम, यही रुद्र प्रताप द्वितीय के ही पास था। वारंगल का अभियान मलिक कफूर कर रहा था, जिसे गुजरात में नुसरत खां और उलगू खां ने बंदी बनाकर लाया था। हमने बताया कि कैसे मलिक काफूर एक सेना से होने के साथ साथ सेनाओं का नेतृत्व करने लगा। जब ये वारंगल के अभियान 1309 ईस्वी में किया, तो यहां पर रुद्र प्रताप देव मलिक कफूर के साथ पराजित हो गया। पराजित होने के बाद रुद्र प्रताप देव भाग गया, लेकिन जब इसकी सेना पराजित हो गई तो मलिक कफूर के यहां घुटने नहीं टेका, बल्कि रुद्र प्रताप देव इस स्थान को छोड़ करके भाग गया। और भागने के बाद मलिक कफूर को रुद्र प्रताप देव के गलों में सोने का चैन था, उसे भिजवा दिया। साथ ही इसके पास एक सोने की मूर्ति थी, वो भी भेंट स्वरूप मलिक कफूर को भिजवाया। इतना से मलिक कफूर संतुष्ट नहीं हुआ और वारंगल के अन्य प्रांतों को जब लूटने लगा, तो उसी दौरान इसे विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा हाथ लगा। वो वारंगल की खान से प्राप्त हुआ था। मलिक कफूर ने रुद्र प्रताप देव को पराजित करने के बाद इसके सारे शासन क्षेत्र को लूटा और सारी धन संपत्ति साथ कोहिनूर हीरा लेकर के वह दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के पास उपस्थित हुआ। देखो, आपको बड़ा कंफ्यूजन होने लगेगा कि गोलकुंडा के खानों से कोहिनूर हीरा मिला। गोलकुंडा वो क्षेत्र वारंगल के अधीन में था। जैसे झारखंड है, आपको समझाते हैं छोटा सा एक उदाहरण। झारखंड में
मान लीजिए कोयला झारखंड से बहुत प्रसिद्ध है, तो कोयला झारखंड के कोई क्षेत्र से ही जाता होगा ना, कोई खान होगा वहीं से ना जाता होगा। उसी प्रकार वारंगल के क्षेत्र में मिला था कोहिनूर हीरा, और वो वारंगल के ही क्षेत्र में गोलकुंडा का खान था। आपको समझ में आ गया। और इस प्रकार से कोहिनूर हीरे अलाउद्दीन खिलजी को मलिक काफूर ने सौंप दिया। एक बात हमने चित्तौड़ के अभियान में छोड़ दिया था कि जब चित्तौड़ के अभियान में विजयी हो गया अलाउद्दीन खिलजी, राणा रतन सिंह मारा गया, तब चित्तौड़ को नामकरण कर दिया। इन्होंने चित्तौड़ के शासक अपने पुत्र खिज्र खां को बनाया, और चित्तौड़ का नाम बदल करके इन्होंने खिज्राबाद रख दिया। खिज्र खां से खिजराबाद। ठीक है, तो ये चित्तौड़ में बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसका नाम बदल दिया था अलाउद्दीन खिलजी ने। इस प्रकार से वारंगल के अभियान में भी मलिक काफूर ने अपना अपूर्व साहस दिखाया और उसे रुद्र प्रताप देव को पराजित कर यहां से धन संपत्ति लेकर के चला गया दिल्ली। इसके बाद बहुत सारे छोटे मोटे अब सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने छोटे छोटे अभियान किया। मैं आपको जो छोटा अभियान है काफ़ी इम्पोर्टेंस नहीं है, फिर भी हम आपको जो नोट्स प्रोवाइड कराते हैं उस नोट्स में उल्लेख उसका कर देंगे। और 1316 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु हो गई। खिलजी साम्राज्य का जो शक्तिशाली शासक था वो एक कड़ी टूट गई। मुझे उम्मीद है कि आपको हम अलाउद्दीन खिलजी का जो साम्राज्य विस्तार समझा रहे थे, एक एक अभियान को हमने बड़ा बारीकी से हर अभियान को समझाने का कोशिश किया। ये अलाउद्दीन खिलजी का साम्राज्य विस्तार था। हम फर्स्ट में ही बात आपको बता चुके थे कि अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में दो विशेषताएं थी। पहला साम्राज्य विस्तार की नीति और दूसरा प्रशासनिक सुधार। हम प्रशासनिक सुधार के बारे में बताए थे कि आज के क्लास में डिस्कस नहीं करेंगे, अगले क्लास में हम इसकी प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में डिस्कस करेंगे कि क्या इसकी मिलिट्री सिस्टम रही, क्या इसकी मार्केट पॉलिसी रही। मुझे उम्मीद है कि आपको अलाउद्दीन खिलजी के बारे में जो भी बात बताए, चाहे ये द्वितीय सिकंदर की बात करता हो या कोहिनूर हीरे की बात किया, नई धर्म को चलाने का बात किया, सारी बात आपको समझ में आ गया है। ठीक है, तो आपको अलाउद्दीन खिलजी की साम्राज्य विस्तार नीति समझ में आ गया। हम आप लोगों से फिर एक बार कहते हैं कि अगर हमारे ऑनलाइन क्लासेस से जुड़ना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइए और वहां से संपूर्ण जानकारी प्राप्त कीजिए। हम वहां पर आपको वीडियो के साथ साथ रिटेन हैंड नोट्स दे रहे हैं, जिसमें ये सारी बात विस्तार पूर्वक लिखी हुई है। आपको यूट्यूब पर तो केवल वीडियो मिलेगा, लेकिन वहां पर आपको लिखा हुआ नोट्स जो अपने हाथों से लिखे हैं वो मिलेगा। आप डिस्क्रिप्शन में जाइए और वहां से जानकारी प्राप्त कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।